हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में एवं उसके अंदर हम स्टडी करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रग एलर्जी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये फार्माकोकाइनेटिक्स दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, फार्मा एवं काइनेटिक्स। ये जो फार्मा है ये हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम कम्प्लीटली डील करते हैं ड्रग के बारे में। वहीं बात करें हम काइनेटिक्स का, तो काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ड्रग है उसके हमारे बॉडी के अंदर जो मोशंस हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। जैसा कि हम सिंपली बताया था मैं आपको, जो फार्माकोलॉजी होता है ये ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग होता है, ड्रग इफेक्ट होता है एवं बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। इस डिफिनीशंस में आप देख पा रहे होंगे हमने 3 शब्दों पे अंडरलाइन करके रखा है, ड्रग, ड्रग इफेक्ट एवं बॉडी रिस्पॉन्स। ये जो बॉडी रिस्पॉन्स होता है इसी को हम फार्माकोलॉजिकल टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है इसके अंदर हम एडीएमई का स्टडी करते हैं। एडीएमई मतलब ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म एवं ई से एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ये जो चारों प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एवं एक्सक्रीशन, इन चारों प्रोसेस को हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और इन चारों ही प्रोसेस में हमारा जो ड्रग है ये ट्रांसपोर्ट होता है एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। तो आइए सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है या फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो फिनोमिना है उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि जो भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा या एक्सक्रीशन होगा, तो उसको एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा जिसको हम स्टडी करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर। आइए अब हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है ये बाइलेयर होता है फॉस्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का, जिसकी थिकनेस की बात करें तो वो 100 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 नैनोमीटर होता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पोलर ग्रुप है ये आउटसाइड या फिर सरफेस के साइड प्रेजेंट होता है एवं नॉन पोलर ग्रुप इनसाइड प्रेजेंट होता है। और ये जो नॉन पोलर ग्रुप होता है ये हाइड्रोकार्बन का कंटिन्यूअस चेन होता है। और ये जो पोलर ग्रुप एवं नॉन पोलर ग्रुप आपस में जुड़कर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशंस करते हैं। और ये हाईली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होते हैं एवं हाईली इम्परिमेबल होते हैं सब्सटेंस के लिए। मतलब यहाँ से कोई भी सब्सटेंस इजीली क्रॉस करके हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। साथ ही ये हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का। और ये जो बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के, इसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन एडजॉर्ब होते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने डायग्राम में 2 तरह के प्रोटीनियस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रखा है, जिसमें फर्स्ट है इंट्रेंसिक प्रोटीन, सेकंड है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा इंट्रेंसिक प्रोटीन है ये इंट्रेंसिक प्रोटीन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है इसके स्ट्रक्चर में पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं। साथ ही ये जो हमारा इंट्रेंसिक प्रोटीन है ये हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फुल थिकनेस में एक्सटेंड होता है एवं इसके स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे पोर्स प्रेजेंट होता है। और इस पोर्स की मदद से ही कोई भी ड्रग सब्सटेंस इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। जबकि वहीं बात करें हम एक्सट्रेंसिक प्रोटीन की तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फुल थिकनेस में एक्सटेंड नहीं होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंट्रेंसिक प्रोटीन है ये हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस पोर्स के थ्रू ही किसी भी ड्रग सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। साथ ही ये जो हमारा लिपिड का फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है इसके सरफेस पे कुछ अदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हैं या तो ये एंजाइमेटिक हो सकते हैं या फिर कैरियर का काम कर सकते हैं या फिर रिसेप्टर की तरह वर्क कर सकते हैं या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स अटैच या फिर
प्रेजेंट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, वो लेटरल मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से किस प्रकार हमारी ड्रग क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर करती है। किसी भी ड्रग का ट्रांसपोर्ट हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू दो प्रोसेस के द्वारा हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन एवं सेकंड है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। आइए सबसे पहले हम पैसिव डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करते हैं। आइए अब हम पैसिव डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से ही हम पैसिव डिफ्यूजन के बारे में स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में किसी भी मटेरियल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है और इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये पैसिव डिफ्यूजन में किसी प्रकार का एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी। यहाँ पे जो हमारा मटेरियल होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और इसमें हमारी बॉडी एटीपी या फिर किसी प्रकार के एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं करेगी। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे ये जो ड्रग है, ये ड्रग लिपिड सोल्यूबल ड्रग है और ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजिली डिजॉल्व हो जाएगा हमारे लिपोइडल मेम्ब्रेन में और डिजॉल्व होकर डिफ्यूजन शो करेगा और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इस डिफ्यूजन प्रोसेस में लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है ये हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होकर हमारे पैसिव डिफ्यूजन को शो कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा लिपिड सोल्यूबल ड्रग है ये इजीली डिजॉल्व हो रहा है इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में और डिजॉल्व होकर ही क्रॉस कर पा रहा है। यहाँ पे जो हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग है, ये वाटर सोल्यूबल ड्रग लिपोइडल मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होगा ही नहीं और जब हमारा ड्रग लिपोइडल मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होगा ही नहीं तो वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। इस डिफ्यूजन प्रोसेस में जो हमारी ड्रग का ट्रांसपोर्ट रेट है वो डिपेंड करेगा ड्रग के लिपिड एवं वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट पे। जितना ज़्यादा जो हमारा ड्रग है अगर लिपिड सोल्यूबल रहेगा वो उतना ही वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारे मेम्ब्रेन्स में डिजॉल्व होगा और उतना ही फास्ट वहाँ से वो डिफ्यूजन शो करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस में हमारी ड्रग है जितना ज़्यादा उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी उतना ही ज़्यादा उसका फास्ट एब्जॉर्प्शन या फिर फास्ट डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव मूवमेंट होता है इसमें जो हमारा मटेरियल है या फिर जो ड्रग है उसका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें जो हमारा डिफ्यूजन है अगर इसमें जो हमारा हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पर जितने ज़्यादा हमारा ड्रग का अमाउंट प्रेजेंट होगा उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दोनों साइड जितना ही ज़्यादा ड्रग के अमाउंट में डिफरेंस आएगी उतना ही फास्ट डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे होगा। साथ ही ये जो पीएच होता है ये पीएच भी इम्पैक्ट डालता है हमारे ड्रग के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को। आइए हम एक ट्रिक की मदद से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार पीएच अफेक्ट करता है हमारे ड्रग के मूवमेंट को अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी ड्रग है अगर वो एसिडिक नेचर की है और अगर वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहती है तो उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास जो पीएच है वो किस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगा हमारे ड्रग पे। तो आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो हमारा ड्रग है वो एसिडिक नेचर का है और यहाँ पे हम ट्रिक की मदद से उसको स्टडी करेंगे। अगर हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 50% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा एवं 50% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर pH माइनस pKa की वैल्यू +1 आ रही है तो वहाँ पर जो हमारा ड्रग है वो 90% आयोनाइज फॉर्म में एवं 10% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर pH माइनस pKa की वैल्यू +2 आ रही है तो जो हमारा 99 पॉइंट आयोनाइज फॉर्म में रहेगा एवं 1% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर वहीं हमारा ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू +3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 99.9% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा एवं 0.1% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। वहीं बात करें हम निगेटिव वैल्यू की तो हमारा जो pH माइनस pKa की वैल्यू अगर -1 आ रही है
तो जो हमारा ड्रग है वो 10% आयोनाइज फॉर्म में एवं 90% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। वहीं अगर pH माइनस pKa की वैल्यू -2 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 1% आयोनाइज फॉर्म में एवं 99% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन वहीं बात करें हम pH माइनस pKa की वैल्यू -3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है 0.1% आयोनाइज फॉर्म में एवं 99.9% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म का उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वहीं बात करें हम pH माइनस pKa की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो अनआयोनाइज फॉर्म में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा ड्रग का आयोनाइज फॉर्म है अगर वो इंक्रीज होगा तो वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन वहीं बात करें जब हमारा ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो वो इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं किसी भी ड्रग के pKa एवं उस साइट का pH को डिटरमाइन करके हम यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो कितना % आयोनाइज फॉर्म में एवं कितना % अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। एवं हम यह भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो ड्रग है वो क्या हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। अगर हमारा ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा तभी वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तभी उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एवं एक्सक्रीशन होगा हमारे बॉडी से। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास जो pH है ये इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल पे, क्योंकि अगर pH चेंज हुई तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है ये आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगा और जब ड्रग आयोनाइज हो जाएगा तो वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और जब ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो हमारे ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल पे इम्पैक्ट आएगा। आइए अब हम बेसिक ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो हमारा pKa है अगर इस ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो जो हमारा ड्रग है ये 50% अनआयोनाइज फॉर्म एवं 50% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन वहीं बात करें जब हमारा ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू +1 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 90% अनआयोनाइज फॉर्म में एवं 10% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू +2 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 99% अनआयोनाइज फॉर्म एवं 1% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू +3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 99.9% अनआयोनाइज फॉर्म एवं 0.1% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। आइए अब हम नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू है अगर वो -1 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 10% अनआयोनाइज फॉर्म एवं 90% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ड्रग का हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू -2 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 1% अनआयोनाइज फॉर्म एवं 99% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ड्रग की pH माइनस pKa की वैल्यू -3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 99.9% आयोनाइज एवं 0.1% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। इस ग्राफ में भी आप देख पा रहे होंगे जब pH माइनस pKa की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेसिक ड्रग के लिए तो जो हमारा ड्रग है उसका अनआयोनाइज फॉर्म में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब pH माइनस pKa की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो जो हमारा ड्रग का आयोनाइज फॉर्म इंक्रीज हो रहा है। और जब हमारा ड्रग आयोनाइज फॉर्म में रहता है तो उस ड्रग का हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के द्वारा मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि आयोनाइज फॉर्म में जो ड्रग होता है वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग को अनआयोनाइज फॉर्म में होना जरूरी है। जो भी हमारा वीक एसिडिक ड्रग होता है ये साल्ट का फॉर्मेशंस करता है कैटाइन के साथ। एग्जांपल्स की बात करें तो सोडियम फिनोबार्बिटेट, सोडियम सल्फा डायजीन, पोटेशियम पेनिसिलिन वी। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फिनोबार्बिटोन है, सल्फा डायजीन है या फिर पेनिसिलिन वी है, ये सारे वीक एसिडिक ड्रग हैं और ये कैटाइन्स के साथ साल्ट का फॉर्मेशंस किए हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सोडियम है या फिर पोटेशियम है, ये सारे कैटाइन्स होते हैं और ये हमारे वीक एसिडिक ड्रग के साथ मिलकर साल्ट का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। वहीं बात करें हम बेसिक ड्रग का तो ये जो बेसिक ड्रग होते हैं ये एनायंस के साथ जुड़कर साल्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट, सेकेंड एग्जाम्पल इफेड्रिन HCl, थर्ड एग्जाम्पल क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एट्रोपिन है, इफेड्रिन है एवं क्लोरोक्विन है, ये सारे के सारे वीक बेसिक ड्रग होते हैं और ये सारे एनायंस के साथ जुड़कर साल्ट का फॉर्मेशंस कर रहे हैं।
ये जो आयंस होते हैं ये लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, जिसके कारण इस आयंस का डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में लिपिड सॉल्युबल ड्रग इजीली डिजॉल्व होकर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर लेता है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। लेकिन जैसे ही हमारा ड्रग आयंस में चेंज हुआ, मतलब आयोनाइज हुआ, ये हमारे लिपिड में इनसॉल्युबल रहेगा, जिसके द्वारा ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसमें जो हमारा पीएच है, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो हमारा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड पीएच में डिफरेंस है। एक साइड जो पीएच है वो 5 है एवं एक साइड जो पीएच है वो 7 है। जिस साइड जो हमारा पीएच 5 है वहाँ पे जो हमारा ड्रग है, अगर वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहा तो वो इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पीएच 7 वाले रीजन में पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं बात करें जब हम पीएच 5 वाले में अगर हमारा ड्रग आयोनाइज हो गया, अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये जो आयोनाइज फॉर्म है ये इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो आयोनाइज फॉर्म में हमारा ड्रग के आ जाना इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है एसिडिक ड्रग का। एसिडिक ड्रग के एग्जांपल में हमने लिया है एस्प्रिन को, और इस एस्प्रिन का जो पीके वैल्यू होता है वो 3.5 होता है, और ये लार्ज अमाउंट में अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है गैस्ट्रिक जूस के कांटेक्ट में। और ये जब गैस्ट्रिक पीएच पे अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्टोमक से, क्योंकि ये जो स्टोमक है वहाँ पे जो हमारा ड्रग है ये अनआयोनाइज फॉर्म में है, जिसके कारण ये इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और ये स्टोमक से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसिडिक ड्रग है ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में या फिर गैस्ट्रिक पीएच पे अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा, और जैसे ही अनआयोनाइज फॉर्म में हमारा ड्रग रहा ये इजीली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा। वहीं हम बेसिक ड्रग के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें हम लेते हैं एट्रोपिन, जिसका पीके वैल्यू होता है 10, और ये जो एट्रोपिन है ये एसिड गैस्ट्रिक पीएच पे लार्ज अमाउंट में आयोनाइज फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये हमारे स्टोमक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो हमारा एट्रोपिन है ये एसिडिक पीएच पे लार्ज अमाउंट में आयोनाइज फॉर्म में रहेगा, और आयोनाइज फॉर्म में जो ड्रग होती है वो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती है। तो जब ये एट्रोपिन हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, तो वहाँ पे जो हमारी जो एट्रोपिन है ये अनआयोनाइज फॉर्म में हो जाएगी, और जब ये अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी तो जो हमारा एट्रोपिन है ये इंटेस्टाइन से इजीली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम से इसके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा स्टोमक है, इस स्टोमक में ये जो ड्रग प्रेजेंट है ये एसिडिक ड्रग है और ये अनआयोनाइज फॉर्म में है, और ये जब ड्रग यहाँ पे अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा तो ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में पहुंचा, और जैसे ही ये ड्रग ब्लड वेसल्स में पहुंच रहा है ये वहाँ पे आयोनाइज हो जा रहा है, और जब ड्रग आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट हो गया तो ये दोबारा से हमारे स्टोमक में भी आ नहीं सकता है, क्योंकि जो हमारा ड्रग आयोनाइज फॉर्म में हो जाने के कारण ये अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। साथ ही ये जो ब्लड वेसल्स में आयोनाइज फॉर्म में ड्रग है ये हमारे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी स्लोली पास करेगा, क्योंकि ये आयन फॉर्म के फॉर्म में चेंज हो गया है, और जब भी कोई ड्रग आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाता है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो जो ड्रग है ये आयंस के फॉर्म में चेंज होते ही ट्रैप कर लिया गया हमारे बॉडी में, क्योंकि अभी ये दोबारा स्टोमक में भी नहीं आ सकता है, और ये इजीली हमारे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी नहीं जा सकता। इसमें सिंपली हम कह सकते हैं कि ड्रग का आयंस के फॉर्म में चेंज होते ही उसकी ट्रैपिंग कर ली गई। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं आयंस ट्रैपिंग, क्योंकि हमारा ड्रग पीएच के इन्फ्लुएंस में आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होते ही ये ट्रैप कर लिया गया बॉडी में। जो भी हमारा ड्रग है अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो हमारे सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस में हायर कंसंट्रेशन में अवेलेबल रहता है, जबकि जो हमारा एसिडिक ड्रग है ये सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस में लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल रहता है। जो भी एसिडिक ड्रग होता है अगर ये एक बार किडनी ट्यूबल्स के द्वारा फिल्टर कर दिया गया और ये जो हमारे अल्कलाइन यूरिन में पहुंचेगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, और जब ये एक बार आयोनाइज हो गया तो ये दोबारा से हमारे
किडनी ट्यूबल्स में डिफ्यूजन बैक प्रोसेस के द्वारा पहुंचेगा नहीं, क्योंकि जब ये ड्रग एसिडिक ड्रग था और अल्कलाइन यूरिन में पहुंचा आयोनाइज हो गया, तो ये दोबारा से हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये आयोनाइज फॉर्म में हो गया है और जिसके द्वारा ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसके द्वारा ये किडनी ट्यूबल्स में दोबारा डिफ्यूजन बैक प्रोसेस के द्वारा नहीं आएगा और ये फास्ट एक्सक्रीशन होगा इस ड्रग का। लेकिन वहीं बात करें हम बेसिक ड्रग का, तो ये जो बेसिक ड्रग है ये इसका फास्ट एक्सक्रीशन तभी होगा जब हमारा यूरिन एसिडिफाई होगा। अगर यूरिन का एसिडिक नेचर होगा तो ये बेसिक ड्रग इजीली उसमें आयोनाइज हो जाएगा और ये हमारे किडनी के ट्यूबल्स में डिफ्यूजन बैक प्रोसेस के द्वारा नहीं आएगा। साथ ही ऐसा ड्रग जो कि लिपिड सोलुबल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इजीली हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। इसका जो ट्रांसपोर्ट है ये पीएच इंडिपेंडेंट होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि लिपिड सोलुबल है, उनका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस करते समय पीएच का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है।